रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेदिका कहने को तो अपने ससुराल की एक लौती बहू थी, लेकिन उसकी 5 सासों की सेवा कर करके उसका हाल बुरा हो जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि एकलौती बहू की 5 सासें कैसे हो सकती हैं? तो सुनिए। एक तो उसके पति की माँ यानी कि उसकी सास उमा, दूसरी उसकी बुआ सास शारदा, तीसरी उसकी मौसी सास रमा, चौथी उसकी चाची सास मालती और पांचवी इन सब से ऊपर उसकी दादी सास सुलोचना, जिनके बीच फंसी थी बेचारी वेदिका। ऐसे ही एक दिन वेदिका अपनी सास के साथ बैठी होती है, तभी वहाँ उसकी मौसी सास रमा आकर उससे बोलती है, बहू इतना समय हो गया है, खाना तो अभी तक बनाया ही नहीं होगा तूने। ऐसा कर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बना दे बहू। इतने में अपने कमरे से वेदिका की बुआ सास शारदा आती है और बोलती है, तू पहले जाकर मेरे लिए आलू के पराठे बना दे, बहुत मन हो रहा है खाने का। अरे ऐसे कैसे, पहले मैंने बोला है ना। दोनों की आवाजें सुनकर वेदिका की चाची सास मालती आती है और बोलती है, तुम दोनों चुप करो, वेदिका जा पहले तू मेरे कपड़े धो दे, बाद में सब करती रही हो। वहीं खड़ी सारी बातें सुनकर वेदिका की सास उमा कहती है, वाह जी वाह, यहाँ सब काम करवा रहे हो। ये सब छोड़ बहू, तू चल पहले मेरे सर में तेल लगा दे, बहुत दर्द हो रहा है। चाय पकोड़े खा लो, दर्द गायब हो जाएगा दीदी। हाँ हाँ बहू, पहले मेरे लिए आलू के पराठे बना दे, फिर खा लेना चाय पकौड़े। मैं क्या किसी को दिखाई नहीं दे रही हूँ? मैंने बोला है बहू को कपड़े धोने के लिए, पहले वो होगा, बाकी सब बाद में होगा। सब आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी वहाँ वेदिका की दादी सास सुलोचना आकर कहती है, चुप हो जाओ सारे, लड़े जा रहे हो। बहू एक काम कर, तू मेरे लिए खिचड़ी बना ला, मेरा पेट ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भी तो सर में दर्द हो रहा है ना, तुम मेरे सर की मालिश करने के बाद करवा लेना अपना काम। नहीं, पहले मेरा काम करेगी। मैं उसकी पहली सास हूँ, पहले मेरा काम करेगी वो। मैं भी मौसी सास हूँ, मेरा काम करेगी। आप दोनों अगर सास और मौसी सास हो तो मैं भी बुआ सास हूँ, और मैं तो जैसे आप सबकी बहू हूँ ना, मैं भी चाची सास हूँ, पहले मेरा काम होगा। तुम चुपचाप हो जाओ, क्या सास सास लगा रखा है? मैं सबसे बड़ी हूँ दादी सास, और जो मैंने बोल दिया वही होगा। सबकी आपस की बहस से परेशान होकर वेदिका अपने मन में कहती है, सबने सास सास को लगा रखा है, जैसे सास की तरह बहू की परवाह भी हो। मुझे तो बस काम करने के लिए रखा है, कभी अपनी सास की सुनो, कभी इसकी सास की सुनो, कभी उसकी सास की सुनो। अरे मेरी सासें तंग हो गई है काम कर करके, 2 पल का चैन नहीं है, आराम नहीं लेने देता मुझे कोई। इतना बोलकर वेदिका सबके काम करने लग जाती है और जल्दी जल्दी सब काम खत्म करके रात का खाना बनाने लग जाती है। और सबको खाना देने के बाद जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, तभी उसके पास मालती आकर बोलने लगती है, बहू तू सो रही थी, अच्छा हुआ सोई नहीं, वरना मुझे तुझे सोते हुए उठाना पड़ता। क्यों, क्या हुआ? कोई काम था? हाँ, चल मेरे कमरे में चलकर मेरे पैर दबा दे। इतना बोलते ही वहाँ पर रमा और उमा आकर बोलने लगती है, पहले तुम मेरे लिए दूध गर्म कर दे बहू। आपको चैन नहीं है क्या? हर जगह आ जाती हो। फिर शुरू हो गई दोनों। एक काम करो, तुम दोनों लड़ते ही रहो। बहू तुम मेरे पैर दबा दे। इतने में कमरे से सुलोचना आवाज लगाकर वेदिका को बुलाती है और वेदिका के साथ साथ बाकी की सब भी उसके पीछे पीछे जाती है। वहाँ सुलोचना बोलती है, ये क्या है? बुलाया वेदिका बहू को, तुम सब क्या करने आ गई? आप ही बोलो ना, पहले बहू मेरा काम कर दे, फिर बाकी काम करियो। भंडारा चल रहा है क्या? पहले आपका होगा फिर बाकियों का। एक काम करो, तुम भंडारा ही खाओ, बहू मेरे लिए दूध गर्म कर दे। मैंने वेदिका को अपने काम के लिए बुलाया, तुम लोगों को नहीं। इतने में शारदा वेदिका को ढूंढते हुए सुलोचना के कमरे में आती है और बोलती है, बहू तू यहाँ है, मैं तो तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। अब आपको क्या हुआ? आपको भी कोई काम है? ऐसे कैसे बात कर रही है बहू? तेरी सास है, तमीज से बात किया कर। उमा बिल्कुल सही बोल रही है, बदतमीजी मत किया कर। मैं तो बस पूछ रही थी, आपको भी कोई काम है तो बता दो, आज मैं नाइट शिफ्ट लगा लेती हूँ, सारे ही काम कर दूंगी। नाइट शिफ्ट मतलब क्या है? इतना सा काम करने में थक गई। हम तो अपने ससुराल में पूरे दिन रात काम करते रहते थे, फिर भी उफ तक नहीं करी आज तक। और तेरी इतने में ही जुबान चलने लगी। हाँ,
जो कोई भी काम के लिए बोलता है चुपचाप कर लिया करो, उल्टा जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब तू पहले मेरे पैर दबा, फिर बाकी के काम कर लियो। हाँ, इनके पैर दबाने के बाद सबका काम एक एक करके कर लियो। सबकी बातें सुनकर वेदिका काम करने लग जाती है और सब काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर बोलती है। वैसे तो सब लड़ते रहते हैं अपना अपना काम करवाने के लिए, लेकिन जब मैंने बोल दिया तो सब समझदार हो गई। ये ठीक है, खुद एक दूसरे को कुछ बोल दे तो ठीक है, मैं बोल दूं तो बदतमीज बन गई। मुझे तो घर की बहुरानी कम नौकरानी बनाकर रखा है। इतना बोलकर वेदिका सो जाती है और कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन वेदिका किचन में काम कर रही होती है और वो अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और तभी वेदिका का पति मोहित उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसका चेकअप होता है। थोड़ी देर बाद दोनों घर आते हैं और सारी सास वहीं होती है और उनके घर आते ही सुलोचना पूछती है, क्या हुआ बहू को? हाँ, ठीक तो है ना वेदिका? कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? जल्दी बताओ ना फिर। वेदिका माँ बनने वाली है और आप सब दादी, मैं पापा बनने वाला हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हटो, जरा बहू की नजर उतार दूं। हाँ, जल्दी से नजर उतार दो। वेदिका की माँ बनने की खबर से पूरा घर खुश हो जाता है और सब वेदिका को रानी की तरह रखते हैं और ये सब देखकर वेदिका कहती है, अरे वाह, बच्चे के आने की खुशी में तो मेरे ठाठ हैं। अब तो मैं सभी को अपने काम बताऊंगी, सबसे रज रज के काम करवाऊंगी जितना इन्होंने मुझसे करवाया है। इतना बोलकर वेदिका कमरे में आराम कर रही होती है। तभी वो रमा को बुलाते हुए कहती है, मौसी सासू माँ, आना तो जरा। क्या हुआ बहू? मेरा ना अचार खाने का बहुत मन कर रहा है, आप बना दो। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। अच्छा, जाते हुए ना बुआ सासू माँ को भेज देना, उनसे बात करने का मन कर रहा है। रमा कमरे में शारदा को भेजती है और उसके साथ साथ उमा और मालती भी चली जाती है, जिस पर मालती कहती है, बहू तू ठीक है ना? कुछ खाने का मन कर रहा है क्या तेरा? हाँ ठीक है, वो कच्ची कैरी का शरबत बना दो। ठीक है। अच्छा, मैं जरा कपड़े धो लेती हूँ। अरे पगली, तू क्यों धोएगी? मैं धो देती हूँ। बुआ सासू माँ, जरा देखना मेरे पैर क्यों सूज रहे हैं। ये तो तुम माँ बनने वाली हो इसलिए पैर सूज रहा है। अभी चला नहीं जा रहा मुझसे तो। ला, मैं तेरे पैरों की मालिश कर देती हूँ। मेरा सौट के लड्डू खाने का मन कर रहा है। सुलोचना वेदिका के कमरे में आ ही रही होती है और वेदिका की बात सुनकर बोलती है, मन कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बनाती हूँ अभी। ठीक है। वेदिका अपनी पांचों सास को इतने अच्छे से बर्ताव करते हुए देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे समझ आता है कि उसे बहू की तरह ही लाड भी मिलता है और बहू की तरह ही घर को संभालना भी पड़ता है। और वहीं पांचों सास रोज वेदिका के हुक्म सुन सुन कर थक जाती है और आपस में बोलती है, हमसे तो एक का ही काम नहीं हो रहा। हाँ, और बहू सबका काम करती थी। हमने अपने सास होने से बहू को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, तो अब खुश भी कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। पांचों सासों को अकल आ जाती है, जिसके बाद वो वेदिका को कभी अकेले काम नहीं करने देती और वेदिका भी बड़े प्यार से घर को और अपनी पांचों सासों को संभालती है। शैलन मुंबई में रहने वाली लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसका पालन पोषण एक आश्रम में हुआ था। शैलन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, साथ ही साथ उसकी कुछ बुरी आदतें भी थी, जैसे कि सिगरेट पीना, हुक्का पीना और आवारा लड़कियों की तरह बोलना। ऐसे ही एक दिन एक लड़की रास्ते से जा रही होती है कि तभी कुछ गुंडे उसे छेड़ने लगते हैं और शैलन वहाँ आ जाती है और उन गुंडों की जमकर पिटाई करती है और बोलती है, क्या रे कालिए, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अपन तेरे को इतना घुमा घुमा के मारेगी ना, साला सारी जिंदगी याद रखेगा। माफ कर दो दीदी, अब नहीं करूँगा ये सब, प्लीज। अपन तेरे को इस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि तू कुछ आगे कर भी पाएगा। दीदी जाने दो, अब से नहीं करूँगा ये सब। आई मम्मी, कसम से। चल मैं दोनों का दोनों इधर आओ और जैसा मैं बोलेगी ना वही तुम दोनों भी बोलोगे। हाँ हाँ दीदी, जैसा आप बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। बोलो, दुनिया की हर लड़की हमारी बहन है। दुनिया की हर लड़की हमारी बहन समान है।
आज के बाद हम कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगे। आज के बाद हम कभी ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगे। वहीं पास में खड़ा हुआ एक समर नाम का लड़का ये सब कुछ देख रहा होता है और वो शैलिन के लिए तालियां बजाने लगता है, जिसे देखकर आसपास के खड़े सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। शैलिन भी वहाँ से जाने लगती है कि तभी समर उसे रोकते हुए बोलता है, सुनिए, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अच्छे से सोच ले पहले, क्योंकि अपन तेरे को ना बाद में बात करने के लायक नहीं छोड़ेगी क्या। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं और मैं इस शहर में नया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे दोस्ती कर लो। क्यों बे? मैं क्या तेरी अम्मा लगती हूँ जो तेरे से दोस्ती करूँगी? जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, जब आपको करनी ही नहीं है तो। अबे ओ चिकने, सुन इधर आता। दिखने में तो साला तू अच्छा दिखता है, शरीफ भी लगता है। चल मैं सोचूंगी तेरे बारे में, कल तू मेरे को यहीं मिलियो और ये ले मेरा नंबर। ऐसे ही अगले दिन समर उससे मिलने के लिए आता है। थोड़ी देर के बाद शैलिन भी सिगरेट फूंकते हुए आ जाती है और समर उससे कहता है, यार बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? बोल चिकने, तेरी बातों का क्या बुरा मानना रे। यार तुम आवारा लड़कियों की तरह क्यों रहती हो? मेरा मतलब है कि तुम अच्छी हो, सुंदर हो, तो ऐसे ही रहो ना। ये सिगरेट पीना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बात तो तू अच्छी कर लेता है और अच्छा लगा कि कोई तो है जो मेरी हेल्थ की इतनी फिक्र करता है। दोनों देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगता है। वो दोनों आए दिन किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें प्यार हो जाता है। और एक दिन दोनों एक पार्क के बाहर अपने प्यार का इजहार करते हैं, जिसके बाद उनके प्यार का सिलसिला चलता रहता है। और फिर एक दिन समर शैलिन को फोन करके कहता है, शैलिन, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। मिल लेगी, उसमें क्या है? लेकिन तुम अच्छी लड़कियों की तरह अच्छे से रेडी होकर आओगी। मतलब क्या, मैं अच्छी नहीं दिखती क्या? बस पहनावा बदलो और बोलने का तरीका, ये सब कुछ मैं बदल दूंगा। तुम्हें एक नई शैलिन बना दूंगा। अगले दिन समर शैलिन को एक मॉल लेकर जाता है, जहाँ उसे वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाता है, सूट दिलवाता है और अलग अलग तरीके की साड़ियाँ दिलवाता है। जिसके बाद वो लोग लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो टेबल पर बैठकर समर नाइफ और फोर्क से खाना खाता है, जिसे देखकर शैलिन भी वैसे ही खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खा पाती। तभी समर उसे सिखाने के लिए उसके करीब जाता है, जिससे वो शर्मा जाती है और फिर बड़े ही प्यार से उसे फोर्क और नाइफ से खाना खाना सिखाता है। साथ ही उसे अपने हाथों से खिलाता भी है और उसे अच्छे से तैयार करके अपने साथ अपनी माँ अनीता के पास ले जाता है। अनीता देवी शैलिन को ऊपर से नीचे तक अच्छे से निहारती है और उसको देखते हुए कहती है, दिखने में तो बहुत सुंदर है तू। नाम क्या है तेरा? अपुन का नाम तो शैलिन है, तेरा क्या है बुढ़िया? अरे बोलने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? दिखने में तो लगता है कि कितनी समझदार और संस्कारी लड़की है, मगर इसके बोल सुन के कौवा चले हंस की चाल। माँ ये मुंबई की है ना, तो थोड़ा ऐसे ही बोलती है, बाकी सीख जाएगी। अरे हमारे खानदान में कोई इस लड़की की तरह नहीं बोलता। बस मैं तेरी खुशी के लिए इस लड़की को अपना रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अनीता उन दोनों की मंदिर में शादी करवा देती है। इसी तरह शादी के बाद शैलिन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है, लेकिन अभी भी उसकी कुछ आदतें सुधर नहीं पाती, जैसे कि सिगरेट पीना। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में छुपकर सिगरेट पी रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास आ जाती है और गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलती है, हाय राम जी, अरे मेरे कर्म में ही ये आवारा बहू लिखी थी क्या? अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है और तू यहाँ आकर ये सब कर रही है, अपमान कर रही है लक्ष्मी का। ए माता जी, आप उनको जो सही लगता है ना अपन वही करती है। एक बहू होने के नाते इस घर का सारा काम करती है एकदम चकाचक। और आज तो अपन ने इतने दिनों बाद सिगरेट को छुआ है। अरे नास पीटी, मैं तुझे इस घर में एक पल ना रहने दूं। तू निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगी यहाँ से तो मैं जाऊंगी। जिस दिन तू अपने आप को इस घर की बहू के लायक बना लेगी तब मुझे बुला लियो। अनीता वो घर छोड़कर चली जाती है और शाम को जब समर वापस आता है तो अपनी माँ को हर तरफ ढूंढता है,
लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो शेलिन के पास जाकर उससे कहता है, माँ कहाँ है? माताजी घर छोड़कर चली गई। क्यों, क्या हुआ जो वो चली गई? आज माताजी ने अपुन को सिगरेट पीते देख लिया और बोली कि जब तक मैं उनकी बहू कहलाने लायक नहीं बन जाती वो इस घर में वापस नहीं आएगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये सब छोड़ दो। ओ हेलो, अपुन ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया क्या? अगर तुम चाहती हो कि मैं और माँ तुम्हारे साथ रहें तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। शेलिन खुद को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और इस बदलाव में समर उसका पूरा साथ देता है। साथ ही उसे बदलने के लिए उसे सब कुछ सिखाता है, कैसे बातें करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से मेहमानों का स्वागत करना है। और शेलिन भी दिन रात एक करके समर के कहे अनुसार मेहनत करती जाती है। साथ ही YouTube से वो साड़ियाँ पहनना भी सीख लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद शेलिन में वो सारे गुण आ जाते हैं जो कि एक अच्छी बहू में होने चाहिए। और उसके बाद शेलिन और समर दोनों ही अनीता को लेने के लिए उसके पास जाते हैं और अनीता उनको देखकर बोलती है, आ गई मेरी याद। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। समर जी के कहने पर मैंने कुछ आदतों को तो बदल दिया है अपनी, लेकिन मैं अब पूरी तरीके से बदल गई हूँ और प्लीज आप घर वापस चलिए ना। नहीं, तू कुछ दिन यहीं रहेगी, चूल्हे पे खाना बनाएगी और इस छोटे से घर में कुछ दिन गुजारा करके दिखाएगी मुझे। फिर मैं सोचूंगी कि मुझे वापस जाना है या नहीं। जी माँ जी, आप जैसा जैसा बोलेंगी मैं वैसे वैसे करूँगी। शेलिन उनके कहने पर कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाती है और अपनी सास के कहे अनुसार दिन रात सिर्फ चूल्हे पर ही खाना बनाती है और अपनी सास और पति की खूब सेवा करती है। और उसका ये बदला हुआ रूप देखकर अनीता को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और साथ ही साथ उसे बहुत खुशी भी होती है। और अगले ही दिन वो अपनी बहू और बेटों के साथ अपने घर वापस लौट जाती है, जहां वो तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आवारा बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके ससुराल वालों ने उसे ऐसे सुधारा हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। सीमा अपने पति राजू के लिए चाय बना रही होती है और चाय बनाकर अपने पति को देती है। चाय पीते पीते उसका पति उससे कहता है, चाय बनाना भूल गई हो क्या? इससे अच्छी चाय तो रेलवे स्टेशन पे मिल जाती है। सारा ध्यान तो महारानी का फोन में लगा रहता है। ना स्पीडी, दूसरी चाय बना कर ले आ, और हाँ साथ में पकोड़े भी बना कर लाइयो। जी अभी लाई। थोड़ी देर बाद वो फिर चाय बनाकर उसको देती है। राजू फिर चाय पीते पीते बोलता है, हाँ अब बनी है ना अच्छी चाय। जब तक 5-6 बातें ना सुना दो तब तक तेरा पेट ही नहीं भरता है ना। उस टाइम भी यही चाय लेकर आई थी और अब भी वही चाय लेकर आई हूँ। मैंने कोई दूसरी चाय नहीं बनाई है, ये वही चाय है पहले वाली। टेस्ट कैसे बदल गया फिर? टेस्ट कोई नहीं बदला, बल्कि बस आपकी आदत है बेफालतू में मुझे 5-6 बातें सुनाने की। और कोई काम तो है नहीं आपको। और हाँ, मैं अपने काम में ना कोई कमी नहीं रखती, ठीक है? ओ तो नास बेटी अब जबान लड़ाएगी मेरे से? जी मैं कौन होती हूँ आपसे जबान लड़ाने वाली? हाँ औकात में रह अपनी, वरना औकात बताना आता है मुझे अच्छे से। अरे क्या दिक्कत है आपको मुझसे? मैं सारे काम करती हूँ जो जो आप बोलते हो, फिर भी क्या प्रॉब्लम है बता दो जरा आज। तुझे तेरी औकात बतानी ही पड़ेगी। राजू अपनी बेल्ट उतारता है और उसी बेल्ट से सीमा को मारने पीटने लगता है। वो बेचारी खुद को बहुत बचाती है, मगर वो उसे खूब मारता ही जाता है। थोड़ी देर बाद राजू वहाँ से चला जाता है। सीमा रोते बिलखते अपने कमरे में आती है और वहीं रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही एक दिन अपने हालात से दुखी होकर अपना मन बहलाने के लिए फेसबुक पर अपना अकाउंट खोल लेती है और एक दिन उसके पास मंजीत नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसे वो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है और थोड़े ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों मैसेजेस पे दिन रात बातें किया करते और साथ ही वो एक दूसरे से अपने कॉलिंग नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सीमा उसे अपनी हर छोटी बड़ी बातें बताया करती थी। ऐसे ही एक दिन मंजीत सीमा को फोन करता है। वो अपने पति से छुपकर
साइड में जाकर उससे बातें करने लगती है और कहती है, हाँ मंजीत बोलो। ओह, कैसा चल रहा है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच? जो पहले था वही आज भी है। मैं तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखती, हमेशा उनकी पसंद का काम करती हूँ, जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। लेकिन वो जानबूझकर हर काम में कमी निकालते रहते हैं और मुझे मारने लगते हैं। वो तुम्हें मारता है और तुमने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी नहीं किया आज तक? अरे कोई कंप्लेंट नहीं की मैंने बस हमेशा यही सोचा कि अब वो ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे, शायद कल कुछ बदल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, कभी कुछ बदलता ही नहीं है। मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। हमें भगवान ने मिलाया है। बस जब तुमसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को जी रही हूँ, वरना तो जैसे सब खत्म ही हो गया है जिंदगी में। कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसी बातें मत सोचो, सब अच्छा होगा। ऐसे ही दोनों आए दिन बातें किया ही करते और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। दोनों मिलने के लिए एक पार्क में आते हैं। मंजीत उसको रिंग पहनाता है और उससे कहता है, उसको कल डिवोर्स दोगी तुम और अपने लिए लड़ना और बोलना सीखो। यार वो तुम्हें जानवरों की तरह मारता है क्योंकि तुम्हें उससे मार खाने की आदत है। मंजीत मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ हो गया, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? ओ मैडम, टेंशन ना लो, उस साहबजादे के तो टोटे टोटे कर दूंगा मैं। वैसे भी मेरी आंख में चढ़ गया है वो। अच्छा जी? हाँ जी, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आई लव यू सो मच मेरी जान। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मंजीत, बहुत ही ज्यादा। और अब तुम्हारे बिना रहना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। दिल चाहता है कि जिंदगी भर के लिए तुम्हारे प्यार में खो जाऊं। तो खो जाओ ना जान, किसने मना किया है तुम्हें? मैं और मेरा प्यार दोनों तुम्हारे लिए हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सीमा राजू से कानूनी तौर पे तलाक ले लेती है और वो घर छोड़कर एक रेंट पर कमरा ले लेती है और वहाँ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वो मंजीत से कोर्ट मैरिज कर लेती है और अपनी सुहागरात वाले दिन मंजीत उसका घूंघट उठाते हुए बोलता है, बहुत इंतजार किया है मैंने इस पल का। आज तुम्हें इस रूम में देखकर मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी मंजीत, और तुम्हारी वजह से ही तो आज मैं उस नर्क से निकलकर तुम्हारे पास आ पाई हूँ, तुम्हारी हो पाई हूँ। मंजीत उसके करीब जाता है और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों एक खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। एक दिन उनके घर पर राजू आता है और कहता है, ओह, तो इसके लिए तुमने मुझसे डिवोर्स लिया? कहाँ से मिला ये आशिक तुम्हें? क्या जानना है? यही ना कि ये कौन है, मुझे कहाँ मिला और ये क्या करता है? तो सुनो, हम दोनों एफबी पर मिले थे और अब ये मेरा पति है। ओह, तो एफबी पे चक्कर चला रही थी तू नीच औरत? शादीशुदा होने के बावजूद पराये मर्द पर नजर रखती है। हाँ, क्योंकि तुम तो कभी मर्द बन ही नहीं पाए, इसीलिए तो रोजाना मुझ पर हाथ उठाते थे। अब जबान तो देखो कैसे चल रही है महारानी की। सीमा और राजू आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मंजीत आ जाता है और बोलता है, ओए, क्या दिक्कत है तेरी? पिटकर मानेगा क्या? तू मुझे मारेगा? रुक, मैं तुझे भी बताता हूँ। राजू मंजीत पर हाथ उठाता है और दोनों में खूब मारपीट शुरू हो जाती है। मंजीत राजू को खूब मारता है और राजू किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। सीमा मंजीत की मरहम पट्टी करती है। कुछ दिन बाद दोनों पति पत्नी अपने हनीमून पर जाते हैं, जहाँ मंजीत और सीमा बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर अपनी फोटो शूट करवाते हैं। दोनों ही अपने हनीमून को खूब एंजॉय करते हैं और रात को दोनों एक रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर करते हैं। थोड़ी देर कपल डांस करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं और एक होटल में रुक जाते हैं, जहाँ मंजीत बड़े ही रोमांटिक मूड में सीमा को अपने करीब लाता है और उसकी कमर पर किस करते हुए कहता है, हाय, क्या कमर है तुम्हारी। क्यों, तुम्हारी कमर नहीं है क्या? अरे कमर तो तुम लड़कियों की होती है, लड़कों का तो कमरा होता है, कमरा। ओह, ऐसा है?
आओ ना थोड़ा और करीब। आ तो गई, थोड़ा और करीब। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। और अगली सुबह दोनों फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं और एक होटल में लंच करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ राजू आ जाता है और वो कहता है, वाह कितना मजा आ रहा है ना इसके साथ रंगरैलियां मनाकर। तुम्हारी दिक्कत क्या है? जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। मेरी जिंदगी खराब करके यहाँ मजे लेगी तो क्या मैं तुझे चैन से जीने दूंगा? तेरी जिंदगी भी खराब कर दूंगा मैं। तू पिटा था भूल गया क्या? या फिर आज भी तुझे खुराक चाहिए? तू क्या खुराक देगा? तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं पुलिस को फोन करूँ? कर ले तुझे जो करना है, और मैं जो करने आया हूँ वो मैं करके ही जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानने वाले। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें जेल में डलवाती हूँ, तब सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। सीमा पुलिस को कॉल करके बुलाती है और राजू एक चाकू निकालता है और मंजीत के पेट पर लगातार चाकू से 4-5 बार वार करता है और मंजीत की मौकाए वारदात पर मौत हो जाती है। सीमा ये देख बहुत घबरा जाती है और पागलों की तरह रोने लगती है। राजू वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर आसपास के लोग उसको पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और राजू को पकड़कर ले जाती है और सीमा अकेले ही अपना जीवन बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।